नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्रियों से की विकास को लेकर चर्चा। कोरोना को लेकर बोले कम हो रहे केस, रिव्यू मीटिंग में होगी चर्चा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की अधिकारियों के साथ बैठक। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में स्कूल खुलने पर होगा फैसला। कैबिनेट में चर्चा के बाद लिया जाएगा निर्णय। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी कांग्रेस मौसेरे भाई, खत्म किया जाएगा इनका फ्रेंडली मैच। साझा फ्रंट के रूप में जनता को दिया जाएगा तीसरा विकल्प। कुल्लू में 4 गुना मुआवजे को लेकर गरजे 4 लेन प्रभावित। 4 लेन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने की बैठक, सरकार से की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। हमीरपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू के विद्यार्थियों ने किया ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध। सरकार से की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग। डीसी हमीरपुर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे के बाद शिमला लौट आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों के कार्य शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला पहुंचने के बाद बताया कि केंद्रीय बजट से पहले ये महत्वपूर्ण दौरा था। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आई है और 31 को कैबिनेट की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली से अब वापस भी आ गया हूँ। हिमाचल प्रदेश से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स केंद्र में भेजे गए हैं उसके फॉलोअप के लिए बीच बीच में जाना होता है और उस दृष्टि से कुछ चीज़ों को विभिन्न विभागों में जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं और उन सबको एक्सपेडाइट करने के लिए, उन सबको ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ पिछले कल 5 विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से मिलना हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और इसके साथ साथ में हमारे अनुराग जी साथ में ही थे, 2 जगह वो साथ थे। रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलना हुआ। उसके पश्चात हमारे पावर मिनिस्टर से मिलना हुआ। तो सभी से जो बातचीत हुई है तो स्टेट के प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के अखबारों में खबर आ चुकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास के कार्य को गति मिले और केंद्र उसमें मददगार हमेशा रहा है और अब की बार उसमें और ज़्यादा मदद करने के लिए हम सबको सहयोग दे, ऐसा आग्रह करने के लिए हम केंद्र में गए थे। और कल फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। तो सेंट्रल बजट से पहले कितने इम्पोर्टेंट है? निश्चित रूप से देखो, केंद्रीय बजट के प्रस्तुत होने से पहले प्रदेश की ओर से जो हमने कुछ आग्रह करने तो वो किए हैं। वो जरूरी नहीं है कि बजट का हिस्सा होगा, लेकिन आने वाले समय में बजट पेश होने के पश्चात जो है उसमें हमारे उन सारे प्रोजेक्ट्स का ख्याल रखा जाए। इतना ही। थैंक यू। कोविड को लेकर के हम देख रहे हैं कि मामलों में थोड़ी कमी आई है और 31 तारीख को बैठक रखी, हम रिव्यू करेंगे सारी चीज़ों। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ एक विस्तार पूर्वक चर्चा की और बैठक में इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिए जाने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनता और अभिभावकों से स्कूलों को खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जबकि कैबिनेट में चर्चा के बाद ही स्कूलों को खोलने पर फैसला होगा। स्कूलों को लेकर के स्कूलों को खोलना है या बंद रखना है, इस बात का
जो फाइनल जो निर्णय है हम 31 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें बात करेंगे। और अभी तो लगभग यही निश्चित किया है कि 31 तारीख तक तो सभी के सभी बंद चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हम आम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, और जिसमें यह है कि स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं और दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं, अध्यापक हैं, कि भाई आखिरकार हमको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। और लोगों से भी अनेक तरह के और ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी जो अभी व्यावहारिक तौर पर लग रहा है कि अधिकतर बच्चे और पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो इसलिए जो भी विचार ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, हमको ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर के हम कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी आगामी आने वाले दिनों में हम क्या करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सांझा फ्रंट के रूप में अब जनता को तीसरा विकल्प दिया जाएगा, ये कहना है पूर्व सांसद राजन सुशांत का। पुलिस सहित अन्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर बैठे राजन सुशांत ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के फ्रेंडली मैच को अब खत्म किया जाएगा। राजन सुशांत ने कहा कि जब तक जनता को चैन नहीं आएगा तब तक भाजपा व कांग्रेस को भी चैन नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा व कांग्रेस मौसेरे भाई हैं, जो कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, प्रदेश में 12 लाख बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बनाई। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बना पाए हैं। एनपीएस, ओपीएस सहित अन्य कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं जो कि अनसुलझी हैं। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई भी योजना ना तो वर्तमान बीजेपी सरकार बना पाई है, ना पूर्व में कांग्रेस की सरकार बना पाई है। दूसरा, लगभग 2 लाख एनपीएस के कर्मचारी भाइयों को ओपीएस लागू नहीं हुई है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसे ही पेंशनर्स और सेवारत जो हमारे 4 लाख एनपीएस के हों चाहे ओपीएस के हों, इनकी विभिन्न मांगें हैं। और साथ साथ में 7th पे कमीशन के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री उपहास उड़ा के, मजाक उड़ा के टुकड़ों टुकड़ों में इनकी मांगें मान रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया प्रदेश के लिए, उसके ऊपर भी हम आज मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा धरातल पर उतार के संविधान समझाना चाहते हैं। पुलिस कर्मचारियों की मांगें हैं। जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार इन सरकारों ने किया है, आप जानते हैं दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एवरेज 1 साल के अंदर लंगड़ा रोजगार देती हैं, वो भी सिर्फ एवरेज 3000 लोगों को। 12 लाख लोगों में से 3000 को मैं लंगड़ा इसलिए कहता हूँ, रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कई साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को आस्ते आस्ते दूर करते हैं, टुकड़ा फेंकते हैं, 8 का 7 साल, 7 का 6 साल, फिर रेगुलर होने के बाद एनपीएस, फिर ओपीएस। एक ये चक्रव्यूह में फंसा के रखा है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हमने संकल्प लिया है। कीरतपुर मनाली 4 लेन के बनने से जहां पर कीरतपुर से मनाली का सफर अब सुहावना हो जाएगा, तो वहीं इस 4 लेन के बनने से जहां सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए तो कई लोगों की जमीनें चली गई। सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा तो दिया गया, लेकिन 4 गुना मुआवजा की मांग आज भी बरकरार है और जिसको लेकर जिला कुल्लू के 4 लेन संघर्ष समिति ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है, जिसका कुल्लू में भी 4 लेन संघर्ष समिति के बैनर तले 4 गुना मुआवजा देने की मांग की गई है और इस दौरान प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जोरदार
नारेबाजी भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार सरकारों को ज्ञापन भी भेजा गया, लेकिन हालात ये है कि मात्र कोरी आश्वासन के अलावा 4 लेन प्रभावितों को और कुछ नहीं मिल पाया है। ऐसे में चुनावी साल होने के चलते 4 लेन संघर्ष समिति ने एक बार फिर आंदोलन को तेज करने का मन बना लिया है। कुल्लू में आयोजित बैठक में 4 लेन संघर्ष समिति के सदस्यों ने तय किया कि आने वाले समय में वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे फिर उनको इसके लिए भूख हड़ताल पर क्यों ना बैठना पड़े। हम देख रहे हैं आज 4 साल से जो है जितने हमारे प्रभावित आज मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि वादा पूरा हुआ नहीं, जो वादे किए गए वो पूरे किए नहीं गए। क्यों कि पूर्व में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी, उन्होंने बाकायदा कुल्लू में अनाउंस किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन क्या हुआ? मिला? कहाँ मिला? पहले तो जब कांग्रेस सरकार थी, वीरभद्र जी की सरकार थी, उसमें बड़े आंदोलन किए। उस आंदोलन में कौन खड़े थे? हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री वो भी उस आंदोलन में थे, और ब्रिगेडियर साहब हमारे वो भी उस आंदोलन में थे, और गोविंद ठाकुर जी वो भी उस आंदोलन में थे। सभी लीडर थे भाजपा के। इन्होंने उसको पूरा जो है ना उस आंदोलन को जनों के कहते हैं उसको कर दिया, हाईजैक किया, उसको जो ना जो भी किया है जी, और कहा कि हमारी सरकार है, हम सब कुछ देंगे। लेकिन आज सत्ता में बैठकर अब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम लोग दोनों बार बार जो है विनती कर रहे हैं। मेहरबानी करके मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि पूर्व में खामियाजा भुगतना पड़ा हमारी सरकार को भी, कुछ एक सीटों की वजह से हमारी सरकार गई थी। उस वक्त हम भी चाह रहे थे कि 4 लेन जो प्रभावित उसको मुआवजा मिले, लेकिन समय कम था, कुछ तकनीकी कारण थे जिस वजह से नहीं हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही हालत अगर आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी की रही तो इनको भी एक खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, भुगतने के लिए तैयार रहे। 4 लेन संघर्ष समिति पूरे हिमाचल में जितने भी प्रभावित और विस्थापित किसान हैं 4 लेन से, उनके जो मुआवजे के बारे में है प्रयासरत है 2015 से, और पहली सरकार के आगे भी गुहार लगाई और इस सरकार के आगे भी गुहार लगा रहे हैं। और मैं तथ्यों के आधार पर अगर कहूँ तो भूमि अधिग्रहण 2013 में बहुत साफ लिखा है कि जो उचित मुआवजा और पुनर्वासन पुनर्स्थापन लोगों को मिलना चाहिए, और जो फैक्टर 1 जो पुरानी सरकार के टाइम पे एक लगा वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उसको बदलना पड़ेगा। और जो एक फैक्टर 2 से 4 के बीच में लगाया जाए, लोगों का पुनर्वासन पुनर्स्थापन किया जाए। और इस बारे में जो एक कमेटी गठित की गई थी माननीय मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने, जिसने 2-3 साल इस पर काफ़ी काम किया और काफ़ी आगे भी पहुंची है। और अब 3 मंत्रिय कमेटी जो है इसमें पूरे हिमाचल के लिए बनी है और उसकी बैठक आज शिमला में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी मेरी और सब कमेटी की बात कई मरतबा इस बारे में हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारे में वो भी सकारात्मक हैं। लेकिन इससे केवल यही है कि भूमि अधिग्रहण प्रदेश सरकार की ज़मीन का भी किया जाता है, तो उसके बारे में एक समीक्षा या एक डाटा तैयार किया जा रहा है कि उस हालात में उनको क्या देना पड़ेगा। इसमें 2 राय नहीं, जो भूमि अधिग्रहण 2013 में जो कानून का प्रावधान है मुआवजे को लेकर, वो लोगों को मिलेगा और सरकार उसको देने के लिए बिल्कुल सकारात्मक है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर मांग उठने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में विद्यार्थियों ने इसकी मांग की है। आपको बता दें कि हमीरपुर में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू के विद्यार्थियों ने इसको लेकर डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमीरपुर के साथ ही प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाओं में संक्रमण का खतरा अधिक होगा, जिसके चलते ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराना एक बेहतर विकल्प होगा। इसको लेकर उन्होंने मांग की है कि सरकार अब आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए ताकि कोरोना संक्रमण न फैले। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, हमारा सिलेबस तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और कोरोना की वजह से हमें हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए। मतलब जैसे कह सकते कोरोना के केसेस हमारा जैसे पॉलिटेक है वहाँ पे अलग अलग वहाँ से जगह से आते हैं स्टूडेंट, जिनकी वजह से वहाँ पे कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं हमारे कॉलेज में। की वजह से हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, क्योंकि मैम अगर सरकार हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेती है तो उससे कोरोना केसेस फैलने का खतरा ज़्यादा है। क्योंकि जैसे कि सरकार ने अभी कोरोना केसेस की वजह से सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जैसे ही
हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र दोबारा कॉलेजों में आएंगे तो वो उससे कोरोना केसेस फैलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी अपने अपने घर में गए हैं। तो अदर स्टेट से जब भी वो अपने कॉलेज में आएंगे तो बाहर से कोरोना आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि कोरोना केसेस को मद्दे रखते हुए हमें हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिए गए। इनके मामले में कहा जाए, सरकार ने वैक्सीन लगवा दी गई है वैसे तो सभी बच्चों को, मगर जैसे कि कई पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट्स 10वीं करके भी आए हैं तो उनकी एज 15 से भी कम है। सुंदरनगर के कांगू में शराब कांड का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और इस दौरान इस मामले में लगातार धरपकड़ पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते कांगू में एक बार फिर 213 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कई दिनों से शराब माफियाओं और चिट्टा भांग के खिलाफ पंचायत प्रधान रोशन लाल ने अभियान छेड़ा हुआ है। उसी के चलते चरस भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि कांगू के पास गुप्त सूचना मिलने पर शिवम कुमार सुपुत्र संजीव कुमार भौरंज जिला हमीरपुर से चरस बरामद हुई है। शिवम किराए के मकान पर रहता है और सलापड़ पुलिस ने उसे कांगू से गिरफ्तार किया है और इस मामले में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पंचायत प्रधान ने इस दौरान कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि कांगू पंचायत में कोई अवैध शराब, चरस या चिट्टा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हेलीपैड के पास है वो भंग बेचता है, तो हमने जिस दिन से शराब का कांड हुआ है सलापड़ में, उस दिन से हमने कसम खाई कि अपनी पंचायत में कोई भी नशा करने नहीं दिया जाएगा। तो आज हमने जो ये लड़का तो कम से कम इनकी गाड़ी का 2 घंटे से हम पीछा करते रहे और लास्ट मोमेंट पे मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, सलापड़ चौकी में फ़ोन किया, तो लास्ट में जब ये अपने रूम में आया तो मुझे शक था कि इनको अभी हमने स्पोर्ट पे इनको पुलिस वाले के साथ हमने अभी मौके पे इनसे जो भंग है उसको पकड़ा। 2019 में पकड़े गए चिट्टा सप्लाई के सबसे बड़े सरगना को चंडीगढ़ पुलिस ने आज हमीरपुर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि इस मामले में वर्ष 2019 में हमीरपुर जिला से जुड़ा होने के चलते नाइजीरियन को शुक्रवार को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया है। हमीरपुर पुलिस ने चिट्टा सप्लायर नाइजीरियन को दिल्ली में विशेष अभियान के चलते गिरफ्तार किया था। हमीरपुर पुलिस द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया पूरा करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस को इस आरोपी को सुपुर्द कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस नाइजीरियन के तार हमीरपुर जिला सहित अन्य बाहरी राज्यों से जुड़े हुए थे। इसी कड़ी में चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसे अपनी कस्टडी में लिया था। उसी मामले में चंडीगढ़ पुलिस नशा तस्कर को लेकर हमीरपुर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि हमीरपुर के 2 युवकों से चिट्टा बरामद होने के बाद पुलिस ने नशा तस्करी के सरगना तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। धर्मशाला शाहपुर विधानसभा में जिला परिषद और अन्य संस्थाओं ने सीएचसी को लेकर मांग तेज कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सरकार से सीएचसी को लेकर मांग की है, जिसके चलते जिला परिषद सदस्य पंकज कुमार के नेतृत्व में आसपास के दर्जनों से अधिक पंचायतों के प्रतिनिधियों, महिला मंडल, युवा मंडल, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पीएचसी चड़ी पर 1 दर्जन से अधिक पंचायतों की 50,000 के करीब आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्भर है। यही वजह है कि इन संस्थाओं को सीएचसी के दर्जे की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर शुक्रवार को सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताया गया है कि 3 फरवरी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल की जाए, नहीं तो ग्रामीणों के सहयोग से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी। ये जो मुद्दा है जिसको आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाम दिया गया, इसको पीएचसी बोला जाता है। ये जो चड़ी पीएचसी है, हमारा मुद्दा है इसको सीएचसी बनाया जाए। तो अगर चड़ी पीएचसी जो है उसको सीएचसी बना दिया जाए तो यहाँ पर कम से कम 12 से 15 पंचायतों को डायरेक्ट लाभ होगा। जिसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कम से कम ये 50,000 की जनसंख्या है जिसको डायरेक्ट लाभ होगा। और ये 50,000 की जो जनसंख्या है ये 4-5 किलोमीटर के एरिए में है, ज़्यादा इसमें क्षेत्रफल का वो दूरी भी नहीं है। जैसे यहाँ से भितलू है 1 किलोमीटर पंचायत है, यहाँ पर अनसुई है वो साथ में लगती टच पंचायत है, ढड़म्ब है, रक्कड़ का बाग है, बठेच है, इस तरह की आदि धारकंडी है जिसमें घेरा आ गया, खड़ी बेई आ गया, अपना भितलू चमेरा वगैरह आ गया। तो बहुत सी पंचायतें हैं जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा, घरोह है, मैटी है, कलियाड़ा है, बहुत सी पंचायतें हैं जिनको डायरेक्ट लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था पहले भी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये यहाँ पर ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, सेंटर बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर हॉस्पिटल रन होता है
उसके बाद यहाँ पर जो है 11 बेडों की फैसिलिटी भी है, अंदर लैब भी है, मतलब सारी फैसिलिटी होने के बावजूद 14 कमरे हैं, 7 कमरे नीचे वाले फ्लोर में हैं, 7 कमरे ऊपर वाले फ्लोर में हैं। 7 कमरे ही यूज़ होते हैं, ऊपर वाले कमरे यूज़ ही नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था वो अलग से है, 2 डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था वो अलग से बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर 1 डॉक्टर रह भी रहे हैं। साथ में ये जो खंडर बिल्डिंग बनी हुई है, जो खंडर हो चुकी है इस टाइम, इस बिल्डिंग को जो है वो स्टाफ, चाहे वो 4th क्लास का है स्टाफ है, चाहे वो किसी भी तरह का नर्सिंग स्टाफ है, उसको रहने की व्यवस्था भी है। उसकी सारी इतनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ पर जो है CSC नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे 50,000 लोगों के साथ, हमारी 12 से 15 पंचायतों के साथ यहाँ पर जो है वो धोखा हो रहा है। लोक मित्र केंद्र संचालकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं अब प्रदेश सरकार लोक मित्र केंद्र संचालकों को भी सरकार बेरोज करने पर उतारू है। यही वजह है कि डिपो होल्डर्स व डाकघरों को CHC ID कार्ड दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने के चलते लोक मित्र केंद्र संचालकों को सम्मानित करने के बजाय सरकार उनका रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। ये आरोप जिला कांगड़ा लोक मित्र केंद्र संचालक महासंघ ने लगाए हैं। शुक्रवार को महासंघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला के लोकमित्र केंद्र संचालकों ने DC कांगड़ा के माध्यम से CM जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। हमारी मेन डिमांड है कि जैसे कि CSC IDs जो है जरूरत से ज़्यादा मंडित की जा रही हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा कंट्रोल करके दिया जाए। और दूसरा है जैसे कि डिपो होल्डर्स को जो IDs दी जा रही हैं वो भी गलत है, क्योंकि एक गांव में ऑलरेडी IDs है, ऑलरेडी लोकमित्र केंद्र बैठे हुए, लोकमित्र संचालक बैठे हुए हैं, तो उसकी जगह 2-2, 3-3, 4-4 IDs दी जा रही हैं, जबकि वहाँ पे काम एक ही संचालक का है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे 2008 से जो रेट स्टार्ट थे वो अभी भी वही चले हुए हैं, हम चाहते हैं वो भी उसकी भी रिवीजन की जाए। सरकार से हमारी यही मेन डिमांड्स है। वैसे अल्टीमेटम तो हम क्या देंगे, हम तो चाहते हैं कि पोलाइट में ही हमारा जो काम जो इसका है वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं मानती सरकार तो भी हम कोई ना कोई आंदोलन करेंगे इसके लिए। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिलासपुर में नेहरू युवा केंद्र और आदर्श युवक मंडल गुगा मोहड़ा के संयुक्त तत्वाधान में युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली पर आधारित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन घुमारवी की ग्राम पंचायत पलासला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर युवा स्वस्थ होंगे तभी हमारा प्रदेश और देश तरक्की करेगा। उन्होंने बताया कि फिट इंडिया कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और योग के जरिए हम खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वास्थ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। तरह तरह के कार्यक्रम बनाकर आज फिट इंडिया का जो अभियान चला हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी शुरुआत की है। और हमारा योग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता संभाली, जो हमारा एक पुरातन योग का जो एक कार्य है, इसको पूरी दुनिया में मान्यता मिली। और आज 21 जून को जो है पूरी दुनिया जो है आज योग दिवस मना रही है। एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।